जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी घाट के बारे में, जिसमें दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अरावली पर्वत के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें अरावली पर्वत के बारे में पढ़ाया था, आपको विंध्य पर्वत के बारे में भी पढ़ा दिया था और दोस्तों जो सतपुड़ा की 3 पर्वत श्रेणियाँ थी, उनके बारे में भी पढ़ाया था मैंने आपको। और दोस्तों आपको पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था। इसको पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और जो कि दोस्तों इसको गोवा से 16 डिग्री अक्षांश एक रेखा खींची जाती है इसके बीचों बीच में से, जो कि दोस्तों इसको 2 भागों में डिवाइड करती है सह्याद्री को, एक उत्तरी उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री में। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको पश्चिमी घाट के पर्वत के बारे में भी विस्तृत वर्णन जानकारी दी थी। अब दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। अगर हम दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की बात करते हैं तो यह आपका पूर्व यानी कि पूर्व की तरफ स्थित है। पूर्वी भारत की तरफ ये पूर्वी घाट पर्वत स्थित है और इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी जो एवरेज जो हाइट है वो 600 मीटर इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। हालांकि आप कह सकते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत से इसकी ऊंचाई कम है। पश्चिमी पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई मैंने आपको बताया था 900 से, एवरेज जो हाइट थी 900 से लेकर दोस्तों 1100 मीटर तक इसकी पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई थी और पूर्वी घाट पर्वत की जो ऊंचाई है 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और अगर दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की हम बात करते हैं तो यह एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन है। डिसकंटिन्यूअस माउंटेन की बात करते हैं तो यह आप कह सकते हो कि जैसे कि ये आपका दोस्तों प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत है, तो आपका इधर मैंने आपको बताया था कि ये पश्चिमी घाट है। तो ये दोस्तों पश्चिमी जो घाट है ये लगातार ये पश्चिमी घाट पर्वत है और यह जो पूर्वी घाट पर्वत है ये आपका पहले यहाँ पर है थोड़ा बहुत, फिर आपकी ये पर्वत है आपका, फिर इस तरीके से, यानी कि दोस्तों यह लगातार पर्वत नहीं है, ये बीच में से टूटा हुआ है। तो इसलिए ये लगातार नहीं है, इसलिए आप इसको कह सकते हो यह एक डिसकंटिन्यूअस पर्वत है, यानी कि टूटा फूटा यह एक पर्वत है। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक बात यह आ रही होगी कि ये बीच में से ये टूटा किस वजह से। तो दोस्तों इसका एक रीज़न था, क्यों क्योंकि इनके जो पर्वतों के बीच में से इनमें से नदियाँ बहती हैं और इन नदियों के द्वारा जो अपरदन हुआ है इन पर्वतों का, इन पूर्वी घाट पर्वतों का, तो जिसकी वजह से दोस्तों यह एक लगातार पर्वत नहीं बना। और यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों एक गोदावरी इधर से नदी जाती है, एक गोदावरी नदी दोस्तों इधर से जाती है, एक कृष्णा नदी है आपकी, और एक दोस्तों पेन्नार एक नदी है, और एक दोस्तों आपकी कावेरी नदी है। तो इन नदियों ने दोस्तों बहुत सारा इन पूर्वी घाट पर्वतों के बीच में नदियों ने इन नदियों के द्वारा अपरदन हुआ है। यानी दोस्तों ये पर्वतों को इन नदियों ने बहुत बुरी तरीक़ा से काटा है। इस तरीके से दोस्तों यह पर्वत पूर्वी घाट पर्वत एक लगातार नहीं हुआ है, यानी कि यह डिसकंटिन्यूअस पर्वत हुआ है। तो यह दोस्तों डिसकंटिन्यूअस पर्वत किसकी वजह से हुआ था, तो यह आपका नदियों के द्वारा यह अपरदन हुआ है इन पर्वतों का, जिसकी वजह से दोस्तों यह डिसकंटिन्यूअस माउंटेन बने। और हम दोस्तों बात करते हैं इस पूर्वी घाट पर्वत पर कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन कौन सी दोस्तों पहाड़ पड़ेंगे आपके, यानी कि कौन सी माउंटेन आएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत पर, तो सबसे पहले एक दोस्तों पहाड़ी आएगी आपकी, हिल्स है सबसे, जो कि दोस्तों जिसका नाम है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है और दोस्तों इसकी ऊंचाई जो कि 1501 मीटर है। और आप इसको कह सकते हो दोस्तों, यह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी दोस्तों ये महेंद्रगिरी की जो हिल पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों इन जैसे कि आप कह सकते हो ये जो पर्वत है
इनकी एक पर्वत श्रृंखला है ये महेंद्रगिरी। और ये दोस्तों एक पहाड़ी है महेंद्रगिरी, जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। यह पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी भी है, यानी कि ये हाईएस्ट पीक दोस्तों, हाईएस्ट पीक है। इसी तरीके से दोस्तों एक मलयगिरी पहाड़ी है, जो कि आपकी उड़ीसा में ये भी पड़ती है। और इसी तरीक़ा से दोस्तों जो नी और भी आपकी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आपकी एक नल्ला माला है। नल्ला माला दोस्तों ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नल्ला माला की पहाड़ी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी तरीके से आपकी पालकोंडा हो गई, नल्ला माला, पालकोंडा, और एक दोस्तों बैरीकोंडा। बैरीकोंडा भी आपकी आंध्र प्रदेश में, बैरीकोंडा भी आपकी आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ी स्थित है। और इन ये दोस्तों डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से हुई? पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी जो पर्वत हैं, पूर्वी घाटी पर्वत डिसकंटिन्यूअस क्यों हुए? क्योंकि इन नदियों ने बहुत सारा यहाँ पर नदियों के द्वारा अपरदन किया गया है, ये पहाड़ों को काटा काटा गया है नदियों के द्वारा। क्योंकि दोस्तों नदियों का फ्लो इतनी तेज हुआ करता था कि जिससे ये पहाड़ धीरे धीरे कट कट के, तो धीरे धीरे इन नदियों ने अपना रास्ता बना लिया। तो इसी इसी को कहा गया है कि नदियों के द्वारा जो अपरदन हुआ है वो दोस्तों नदियों के द्वारा अपरदन हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये दोस्तों रास्ता बनाया गया है। और इसलिए इन पर्वतों के बीच में, इन पहाड़ियों के बीच में ये गैप रहा है। और नीचे और दोस्तों बात करते हैं, आपकी नीचे जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, एक जवादी की पहाड़ी है जो कि आपकी तमिलनाडु में स्थित है। और आपकी दोस्तों पचमलाई एक पहाड़ी है जो कि आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। और एक सेवाराय की पहाड़ी है, वो भी आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी हो गई, ये सब पहाड़ियाँ हैं जो 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 कि दोस्तों आपकी महेंद्रगिरी हो गई, मलयगिरी हो गई, नल्ला मलाई हो गई, पालकोंडा, बैरीकोंडा, जवादी की पहाड़ी और पचमलाई, ये सब दोस्तों आपकी पहाड़ियाँ हैं। अगर हम दोस्तों इसी को अगर हम नीचे पॉइंट में अगर बात करते हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो आपकी आपकी महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों उड़ीसा में पड़ती है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। यह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर आपको ये दे रखी है दोस्तों, मलयगिरी है जो उड़ीसा की है दोस्तों, मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में पड़ती है। नल्ला माला आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और पालकोंडा आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, बैरीकोंडा की आंध्र प्रदेश में, और पचमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ेंगी, और सेवाराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, और जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ेंगी। इस तरीके से ये जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी, ये सब आपकी दोस्तों प्रायद्वीपी यानी कि पूर्वी घाटी पर्वत पर ये सभी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाटी पूर्वी घाटी जो पर्वत है, पूर्वी घाटी पर्वत की दोस्तों ये सभी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाटी पर्वत पर ये सभी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसमें उड़ीसा में जो दोस्तों सबसे प्रमुख है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी है। हालांकि दोस्तों एनसीईआरटी इसी को मानती है, हालांकि और भी इससे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब दोस्तों मैंने आपको दोस्तों भारत के भौतिक विभाजन में यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार में हम पर्वतों के बारे में भी पर्वत भी पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों कुछ पर्वत भी आते हैं, इसलिए हमने पर्वतों को पढ़ा था। अब दोस्तों हम जो रियल में जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो एक्चुअल में पठार हैं, भारत प्रायद्वीपीय पठार हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के पठार होते हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार होता है वो केंद्रीय उच्च भूमि के पठार होते हैं और दक्कन के पठार होते हैं। अगर हम दोस्तों करते हैं यहाँ पर आपको, जैसे कि ये हमारा भारत का मैप है। दोस्तों ये भारत का मैप है। अगर हम दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि की बात करते हैं यानी कि प्रायद्वीपीय पठार या प्लेट्यू की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया सतपुड़ा, ये हमारा हो गया सतपुड़ा पर्वत। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया था ये हो गया विंध्य पर्वत। और ये आपका हो गया यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अरावली पर्वत। और दोस्तों इसके बीच में जो भी जगह है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, वो दोस्तों आपका हो जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। ये आपका दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि का पठार इसको कहेंगे। और इसके नीचे की जो यानी कि आपको ये सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, इसके नीचे का जो दोस्तों भाग है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे वाला जो दोस्तों इस क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों दक्कन का पठार। यानी कि ये दोस्तों आपका केंद्रीय उच्च भूमि का पठार हो जाएगा, ये आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। और इसी पठार में से ये जो आपका केंद्रीय उच्च भूमि है, इसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। और इसके यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के भी दोस्तों कुछ भाग हैं, जिसमें से दोस्तों पहला जो भाग है आपका ये पहला जो भाग है, अगर हम पहले वाले भाग की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाता है मालवा का पठार। और अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं, आपके दूसरा जो भाग हो जाता है, वो हो जाता है आपका बुंदेलखंड का पठार। और तीसरा जो भाग हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड और नीचे बघेलखंड। और दोस्तों इसके थोड़ा और ये वाला जो भाग आ जाएगा, आ जाएगा आपका CN यानी कि छोटा नागपुर का पठार। यानी आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि केंद्रीय उच्च भूमि है, उसमें उसके भी कुछ अलग अलग भाग हैं, उसमें भी दोस्तों अलग अलग पठार हैं, अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हमारा मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा बघेलखंड का पठार, और चौथा दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका ये छोटा नागपुर का पठार। तो वही दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताया है कि ये हमारा अरावली रेंज होगी, अरावली पर्वत हो गया, ये हमारा विंध्य पर्वत हो गया, और यहाँ पर ये हमारा सतपुड़ा का पर्वत हो जाएगा। और इसके बीच का जो भाग है हमारा, ये वाला भाग हमारा दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि है, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। और इसी के दोस्तों कुछ अलग अलग पठार हैं, अलग अलग इसके भाग हैं, जिसमें से पहला हमारा मालवा का पठार है, और दूसरा बुंदेलखंड का पठार है, तीसरा बघेलखंड का पठार है, और चौथा दोस्तों ये हमारा आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। यानी कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला ये हमारी पूरी कंप्लीट उच्च भूमि हो जाएगी, केंद्रीय उच्च भूमि। और इसी के दोस्तों मालवा के पठार में इसको डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों इसको बुंदेलखंड, और तीसरा दोस्तों बघेलखंड, और चौथा आप इसको छोटा नागपुर के पठार में इसको डिवाइड कर सकते हो। इसको आप पूरा कंप्लीट डिवाइड करना है दोस्तों, ये तो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट पॉइंट से बता दिया है। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको डिवाइड करना है, अलग करना है। और ये जो हमारा ये दोस्तों भाग जो रहेगा, ये हमारा रहेगा दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप बोलते हैं जिसको। और ये आपका पूरा दोस्तों जो आएगा वो आता है सब प्रायद्वीपीय पठार में। ये जो सब कुछ आएगा दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि हो गया, दक्कन का पठार हो गया, ये सब आपका आएगा प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय पठार में। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो इसमें दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि में सबसे पहला जो पठार है हमारा मालवा का पठार है। और मालवा के पठार से पहले दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कि अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये केंद्रीय उच्च भूमि आती है। और दक्कन के पठार दोस्तों, जो ये दक्कन का पठार है, ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बीच में ये पड़ता है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मालवा का पठार। मालवा पठार की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्र है, वो गुजरात में इसका फैला हुआ है ये। और महाराष्ट्र और MP में दोस्तों इसके कुछ कुछ भाग फैले हुए हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे दोस्तों, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में दोस्तों मालवा का पठार देखने को मिलता है। और इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी के दोस्तों जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी के लावा से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी का लावा जो दोस्तों ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद ये दोस्तों बेसाल्ट चट्टान बनता है। और यही बेसाल्ट चट्टान दोस्तों जब टूट फूट कर, यानी कि जब दोस्तों इनका अपरदन होता है, तो यहीं से दोस्तों ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जो कि काली मिट्टी ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को दोस्तों हम रेगूर की मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर।
रेगुन मृदा भी बोलते हैं काली मिट्टी को, जो कि दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम दोस्तों मालवा के पठार की बात करते हैं तो यह विंध्य विंध्य और एवं अरावली पर्वत पर्वत के मध्य में स्थित है। ये आपका अरावली पर्वत हो गया, ये विंध्य का पर्वत हो गया। अरावली पर्वत के आप कह सकते हो दक्षिण में, साउथ में, और विंध्य पर्वत के आप कह सकते हो नॉर्थ में ये मालवा का पठार स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों मालवा के पठार में कुछ नदियाँ फ्लो करती हैं, जिसमें से आपकी प्रमुख एक चंबल है, एक सिंध है, एक बेतवा है और एक कैन है। ये प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों जो कि फ्लो करती हैं मालवा के पठार में। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा जो पठार था बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। हालांकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं दोस्तों। तीसरा जो पठार है जिसको बघेलखंड का पठार कहते हैं और यह है यूपी और एमपी और दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। यूपी हो गया, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। चौथा जो दोस्तों पठार है उसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं और यह चार राज्यों में इसका विस्तार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि चौथा हमारा छोटा नागपुर का पठार है और यह 4 राज्यों में इसका विस्तार है। और सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर जो फैला हुआ है, सर्वाधिक जो इसका क्षेत्र है वो आपका झारखंड में दोस्तों इसका सर्वाधिक क्षेत्र है। और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार सबसे ज़्यादा खनिजों में यह समृद्ध है। खनिज मिनरल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर खुदाई चलती रहती है और इसलिए इसको हम रिच इन मिनरल्स कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा जो मिलती है वो कोयला अधिक यहाँ पर मिलता है। कोयला की खाने अधिक देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। कोयला अधिक यहाँ से प्राप्त होता है, इसलिए इसको दोस्तों भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को दोस्तों भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला की अधिक मात्रा मिलती है, कोयला अधिक मिलता है यहाँ पर दोस्तों। और अगर रूर क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जर्मनी में एक सिटी है रूर, और वहाँ पर रूर में भी दोस्तों कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसलिए दोस्तों भारत का जो रूर रूर प्रदेश है, यानी कि दोस्तों इसी जर्मनी के रूर प्रदेश से अपने भारत के छोटे नागपुर पठार की तुलना कर दी गई है। इसलिए हम भारत का जो रूर प्रदेश है उसको छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और बात करते हैं दोस्तों ये छोटा जो नागपुर पठार है इसमें से एक नदी इसमें से एक नदी फ्लो होती है। छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों इसमें से एक नदी निकलती है, नदी फ्लो होती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी दोस्तों इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। 2 भागों में इसको डिवाइड करती है छोटे नागपुर को। पहला जो भाग हो जाता है, ऊपर वाला जो भाग हो जाता है उसको कहते हैं हजारीबाग का पठार और नीचे वाला जो भाग हो जाता है उसको बोलते हैं रांची का पठार। हालांकि ये पूरा दोस्तों आपका छोटा नागपुर का पठार है। और यहीं पर दोस्तों इसी पठार में कुछ पहाड़ियाँ हैं, छोटी सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी हजारीबाग के पठार यानी छोटे नागपुर के पठार में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इसी पहाड़ी को दोस्तों कहा जाता है पारसनाथ। यह छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है पारसनाथ। यानी आप कह सकते हो ये छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी किसको बताएंगे आप? पारसनाथ को, जो कि आपकी छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलती है। इस तरीके से नेक्स्ट दोस्तों अगर आपने ये पढ़ लिया जो कि हमने ये आपको बता दिया था आपको केंद्रीय उच्च भूमि के पठारों के बारे में। केंद्रीय उच्च भूमि में दोस्तों कौन कौन से पठार आते हैं उन पठारों के बारे में जाना। अब दोस्तों दक्कन के पठार की बात करते हैं। दक्कन के पठार की बात करने से पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि दक्कन का पठार किन किन के बीच में आता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, दक्कन का पठार पठार जो है वो 8 राज्यों में इसका दोस्तों विस्तार है। दक्कन के पठार का 8 राज्यों में विस्तार है। पहले की आप बात करते हैं जो तेलंगाना में है, और दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश, पाँचवा केरल, तमिलनाडु, छठवां सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़। दोस्तों दक्कन का पठार 8 राज्यों में विस्तृत है, विस्तार है इसका दक्कन के पठार का। और दक्कन के पठार की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर हम दोस्तों वेस्ट की तरफ से
बात करते हैं तो यह पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। ईस्ट में यह दोस्तों पूर्वी घाट से घिरा हुआ है और नॉर्थ में यह दोस्तों सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। यानी कि दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर नॉर्थ में सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी पूर्वी घाट पर्वत ईस्ट में, वेस्ट में पश्चिमी घाट पर्वत से घिरा हुआ है। अगर हम दोस्तों दक्कन के पठार के निर्माण की बात करते हैं तो जैसे ये छोटा जैसे जिस तरीके से मालवा के पठार का निर्माण हुआ, उसी तरीके से दोस्तों दक्कन के पठार का भी निर्माण हुआ है। इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी के लावाओं से हुआ है। जब ज्वालामुखी के लावा दोस्तों जब ठंडे हो जाते हैं तो इनसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण होता है और यही चट्टानें बाद में ये घिसकर और इनका अपर्दन होता है, जो कि दोस्तों यही अपर्दन होने के बाद काली मिट्टी का रूप रूप में आ जाती हैं। दोस्तों इसी को हम काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से दोस्तों अपर्दन होने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्मदा नदी। ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। नर्मदा नदी मालवा के पठार और दक्कन के पठार को अलग अलग करती है। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया था, ये दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये आपका हो गया दोस्तों आपका केंद्रीय उच्च भूमि वाला। केंद्रीय उच्च भूमि होगी दोस्तों, और केंद्रीय उच्च भूमि में मैंने आपको बताया, जिसमें से केंद्रीय उच्च भूमि में दोस्तों आपको ये वाला भाग बताया था मैंने मालवा का पठार, और दूसरा आपको बताया था मैंने दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। ये आपका मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, और ये आपका बुंदेलखंड हो गया दोस्तों, ये बघेलखंड हो गया, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर। ये आपका पूरा कंप्लीट छोटा नागपुर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका मालवा का पठार है। इसके नीचे दोस्तों विंध्य पर्वत है, फिर आपका सतपुड़ा पर्वत है। आपको दोस्तों समझना होगा, ये आपका विंध्य पर्वत है और ये आपका सतपुड़ा का पर्वत है। और यहाँ पर आपको बताया था दक्षिण, यानी कि ये आपका दक्कन का पठार, ये आपका दक्कन का पठार हो गया। और मैंने आपको बताया था दोस्तों जो विंध्याचल यानी कि जो सतपुड़ा की दोस्तों सतपुड़ा की एक दोस्तों पर्वत श्रेणी थी जिसका नाम था मैकाल। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी थी अमरकंटक, मैकाल पर्वत श्रेणी की। और इसी की दोस्तों अमरकंटक से यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी ये यहाँ पर आपका मालवा का पठार हो गया और नीचे दक्कन के पठार को अलग करती है। ये दोस्तों आपकी नर्मदा नदी हो गई, और ये आपका मालवा का पठार हो गया, ये आपका दक्कन का पठार हो गया। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नर्मदा नदी मालवा के पठार को और दक्कन के पठार को अलग करती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम एक पठार और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शिलांग, शिलांग का पठार। इसी को दोस्तों शिलांग का पठार जो है यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, इसे हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत के पठार का भाग। ये दोस्तों दक्षिणी भारत के पठार का भाग है, जिसे हम बोल सकते हैं मेघालय का पठार। आप शिलांग का पठार कह सकते हो इसको, या मेघालय का पठार कह सकते हो, जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीपीय कह सकते हो या दक्षिणी भारत का पठार कह सकते हो, जो कि दोस्तों आपका शिलांग मेघालय में, शिलांग का पठार कह सकते हैं इसको, या इसी को मेघालय का पठार कह सकते हो। और ये जो दोस्तों शिलोंग का पठार है या मेघालय का जो पठार है, इसको हम ये आपको समझना है, ये मेघालय का पठार है। और इसमें तीन पहाड़ियाँ हैं। एक ये पहाड़ी है जिसको हम दोस्तों बोलते हैं गारो गारो हिल्स, और दूसरी दोस्तों जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं खासी हिल्स, खासी की पहाड़ियाँ। और तीसरी जयंतिया की पहाड़ी जिसको हम जयंतिया हिल्स बोल सकते हैं, और खासी की हिल्स। ये दोस्तों आपके मेघालय के पठार के ही भाग हैं, मेघालय पठार के ही अंदर दोस्तों आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होता है। मेघालय के पठार की दोस्तों तीन पहाड़ियाँ हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। मेघालय की मेघालय मेघालय के पठार की तीन पहाड़ियाँ,
मेघालय के पठार की दोस्तों ये 3 पहाड़ियाँ हैं, एक गारो हिल्स, एक खासी हिल्स, एक जयंतिया हिल्स। और दोस्तों ये जो खासी हिल्स है, इस खासी जो हिल्स यानी खासी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्योंकि दोस्तों मानसून जो आते हैं यहाँ से नीचे से, तो यहाँ पर गारो और जयंतिया हिल्स के बीच में दोस्तों ये मानसून फँस जाते हैं, जिसकी वजह से ये खासी पर सर्वाधिक वर्षा कर देते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों फँस जाते हैं, यहाँ पर भी आगे नहीं निकल पाते हैं। खासी हिल से इनके बीच में मानसून फँस जाने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। खासी हिल्स पे दोस्तों यहाँ पर एक मौसिनराम मौसिम मौसिनराम मौसिनराम एक जगह है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और जो कि वर्ल्ड मैक्सिमम रेनफॉल है, जो कि 1150 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। इससे अधिक भी होती है दोस्तों। और ये दोस्तों मौसिन राम जो जगह है वो खासी हिल्स पर आपकी स्थित है और इसी खासी हिल्स पे ही दोस्तों मेघालय की राजधानी भी स्थित है। और दोस्तों यह जो तीनों तीनों ये दोस्तों तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, तीनों हिल्स हैं, ये वहाँ की लोकल जनजाति जो है ट्राइब्स है उसके नाम पर इनका नाम डाला गया है, नाम पड़ा है इन तीनों हिल्स का। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक और इम्पोर्टेंट आपका पठार है जिसको हम बोलते हैं कार्बी आंगलोंग का पठार। ये आपके एसएससी एग्जामों में पूछा जा चुका है। कार्बी आंगलोंग का पठार की बात करते हैं तो यह दोस्तों असम में स्थित है। और असम के अंदर दोस्तों यह छोटा सा एक पठार है और ये इसी को दोस्तों हम प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग कहते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। कार्बी आंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है? असम में। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, ये आपका स्थित है कार्बी आंगलोंग। ये आपका हो जाएगा शिलोंग का पठार जो कि मेघालय में स्थित है। इसे हम मेघालय का पठार भी कहते हैं और इसी की 3 पहाड़ियाँ हैं। और ये आपको दोस्तों समझ में आया होगा जितना मैंने पहाड़ियों के बारे में बताया है और ये आपको बताया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।